वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम ये टेस्ट सीरीज लाए हैं आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एमटीएस, एसएससी एमटीएस और इसके अलावा एसएससी जीडी और जितने भी लेखपाल इससे रिलेटेड जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और इस वीडियो को लेकर आया हूँ मैं, और आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्रैक एग्ज़ाम के साथ आप इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। तो ये एसएससी जीडी और जो एमटीएस है इसका एग्ज़ाम और सीएचएसएल, इसके साथ एसएससी के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ये जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। और इसके अलावा ये पीईटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे उससे आप एक नोट्स बना सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप और फेसबुक से रिलेटेड ग्रुप हैं तो उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इसका हेल्प ले सकें। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का टेस्ट हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युद्धों में से नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। जो जिस समय हुआ है उसके हिसाब से आपको इसको सेट करना है। तो सबसे पहले इसमें हम सेट करते हैं, देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध जो हुआ था। तो बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। इसके साथ ही 1658 में ये हुआ था। इसके अलावा धर्मत का युद्ध देखेंगे तो ये फरवरी में हुआ था। और इसके बाद धर्मत का युद्ध देखेंगे तो धर्मत का युद्ध हुआ था, और कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल में। ये अप्रैल में हुआ था। इसके अलावा अगर हम सामूगढ़ के देखते हैं तो सामूगढ़ का हुआ था मई में, यानी कि सामूगढ़ का मई में हुआ था। और इसके अलावा हम अगला देखते हैं तो जो खजुआ है उसका जनवरी जनवरी 59 में हुआ था, यानी कि ये सबसे लास्ट है, जनवरी 59 में हुआ था, 1959 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 3 है। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, सार्वजनिक निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो उसने शुरू की थी बलबन ने। बलबन के द्वारा सार्वजनिक वितरण, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये राशनिंग व्यवस्था थी, इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दर्शन के प्रारंभिक जो शाखा है, प्रारंभिक शाखा कौन है? तो प्रारंभिक शाखा जिससे रिलेटेड है वो हो जाता है सांख्य। सांख्य प्रारंभिक भारतीय दर्शन की शाखा है। इसके अलावा आगे हम बात करें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बात करें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सबसे आपका बेहतर आंसर होगा और वो होगा वैशाली। वैशाली में ये द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो पहली बौद्ध संगीति की राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगले चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। चनहूदरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनहूदरों का उत्खनन का निर्देशन जे एच मैके ने किया था। तो जे एच मैके के द्वारा चनहूदरों जो खनन हुआ था उसका क्या कहते निर्देशन किया गया था, जे एच मैके ने किया था। इसके अलावा 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में दंड शासन का उन्मूलन कर दिया गया था तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई थी। और अगला है, समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके जो आंसर सही हो जाएंगे 6 में, और वो सही हो जाएंगे ओनली ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। यानी कि इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जब त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और कांग्रेस और गांधी जी से मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और उसके बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो वहाँ की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो कौन स्वदेशी के समर्थक था? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा और अरविंदो घोष। अरविंदो घोष स्वदेशी के काफी समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है और कूट का सही चयन करना है। तो इस तरीके से इसमें राजा राम मोहन राय और तत्वबोधिनी सभा है, जबकि राजा राम मोहन राय किसे हैं? ब्रह्म समाज से, और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से है। तो आते हैं आगे, हम मिला लेते हैं, आगे हम मिलाते हैं। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर देवेंद्रनाथ टैगोर, यहाँ दिया गया है, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर 2 का ए होगा, 2 का ए होगा, और 2 का ए में यानी कि ऑप्शन नंबर ए जा रहा है। इसका नंबर 2 का ए होगा। और जो विवेकानंद है, विवेकानंद को आपको पता है कि रामकृष्ण मिशन का शुरू किया था। आत्मारंग पांडुरंग किसने? प्रार्थना समाज में शुरू किया था। और ब्रह्म समाज या आत्मी समाज किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय। तो इस तरीके ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर में कौन सी नहीं चलती है? तो हिंद महासागर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वेंगुला की धारा, हिंद महासागर में नहीं चलती है। अगुलहाज चलती है, और मोजाम्बिक भी चलती है, और क्या कहते हैं, दक्षिणी हिंद महासागर भी चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में बताना है हमें। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि घाना अकरा से सही है, यानी कि घाना की राजधानी जो है अकरा है, और केन्या की नैरोबी है, नामीबिया की विंडहॉक है, और नाइजीरिया की रबात न होकर के नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका अलग गलत है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 13th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कथन और कारण दिए गए हैं, काली कपास वाली मृदा वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श है, और कारण दिया गया है काली कपास वाली मृदा सूक्ष्म कणिक है, तो सूक्ष्म कणिक है। इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए गलत और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है। 14th नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। जवाहर सुरंग किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के किस राजमार्ग पर? तो वो पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर जो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग है उस पर जवाहर सुरंग बनी है। कि हाँ, पीर पंजाल रेंज में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यून है? तो महिला साक्षरता सबसे न्यूनतम कहाँ है भारत में? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार में टोटल साक्षरता भी कम है, लगभग 61.9 के करीब है, और यहाँ टोटल साक्षरता भी कम है, और इसके अलावा महिलाओं में भी साक्षरता कम है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुद्रा करेंसी को आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। जो भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता की बात होती है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ हो जाता है भुगतान संतुलन के चालू घाटे में परिवर्तनीयता। इस क्वेश्चन ए बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 17th नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में जो निर्धनता का आकलन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18th नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे। इसके अलावा हम नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? तो नरसिम्हन कमेटी किससे संबंधित थी सुधार से? तो ये हो जाएगा बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन कमेटी संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, राजकोषीय नीति का जो विनिधान है वो किससे विनिधान है? तो राजकोषीय नीति का विनिधान है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा घाटे की पूंजी की बजट नीति। घाटे की बजट नीति आपका ये राजकोषीय नीति का विनिधान है। आगे हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो पंचायती राज भारत में सबसे पहले कब आरंभ किया था? तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले शुरू किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे शुरू किया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ये ऑप्शन काफ़ी आपके लिए क्लोज हो सकता है और आपको परेशान करने वाला भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी कि जब मंत्रिमंडल सलाह देगा तब राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन है, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कोड की सहायता से विशेषताओं का चयन कीजिए। तो इसमें कोड दिए गए हैं
कि लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान केंद्र और संघारित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा और विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण और द्विसदनीय विधानमंडल। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें पूछा गया है संघीय संविधान से बात हो रही है, तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 4 सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में रिपीट भी होता है, यानी कि 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी स्वतः मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। 19 मूल अधिकार तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यूके के संविधान से लिया गया है, यानी कि वहाँ कहा जाता था वी द पीपल ऑफ अमेरिका, तो यहाँ आपने देश भारत में इंडिया के लिए कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है थायमीन। थायमीन कौन से विटामिन का नाम है? तो थायमीन विटामिन B1 का नाम थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाता है और वो हो जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट का है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है सूची को एक को और दो सूची से मिलाना है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि आपको 28 नंबर में दिया गया है कि जर्मन सिल्वर, यानी कि जर्मन सिल्वर जो है उसमें निकिल पाया जाता है। इसके अलावा हम शोल्डर की बात करते हैं, शोल्डर में टिन पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है और हाइपो में सोडियम पाया जाता है, यानी कि 2143, यानी कि 2143 इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किस क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे ये मैथ आ गया है। मैथ में फ्रेंड्स हम आपको केवल आंसर बताते जाएंगे, अगर हम यहाँ सॉल्व कराने लगेंगे आपको तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से हम केवल आपको आंसर बताते जाएंगे और आप केवल आंसर मिलाते जाइए, आप लास्ट में इसे लगा भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 32 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 33 नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा और 33 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 का ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 30 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 पे हम चलते हैं तो 35 में ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 36 सूर्यदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूर्यदास के गुरु का नाम था, वो था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूर्यदास के गुरु का नाम था, इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले पे चलते हैं 37 पे चलते हैं। 37 लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। अगला हम 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं तो लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानना है तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे और वो हो जाएगा अश्विनी, यानी कि अश्विनी जो है वो स्त्रीलिंग है। इसके अलावा निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द पहचानिए, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? और वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम उष्ण होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 41 पे चलते हैं। 41 के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जो आपको रीड करने लेना है, उसके बाद इसके आंसर को आप आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर केवल बताते चलते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन पे आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगले चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा सही और 42 में आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी और 42 में आपके आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा 43 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा 44 में आपका आंसर हो जाएगा और 44 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 में भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 45 में आपका आंसर हो जाएगा और वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके लिए।
45 में ऑप्शन नंबर सी आपके लिए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 46 नंबर पे चलते हैं। 46 नंबर में आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 46 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 47 पे चलते हैं, तो 47 में आपके कौन सा आंसर है, तो आपको दो कथन और कारण दिए गए हैं और इसमें आपको ये रीजनिंग का सवाल है जिसमें आपको राउंड ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको मैचिंग करना है। तो 46 का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो इस जो कथन कारण दिए गए हैं उसके ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से निम्न में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है, कोई है इस समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब सी जो है, मतलब हैमस्टर जो है वो इससे संबंधित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर में क्वेश्चन के आप आंसर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 50 में ऑप्शन आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, यानी कि सभी अनुसरण निष्कर्ष अनुसरण कथन का अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगले पे चलते हैं 51 पे चलते हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। अगला 52 पे चलते हैं, तो 52 ऑप्शन आपके आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 53 पे चलते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के आंतरिक एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो जो कृषि से उत्पन्न होती है गैस उसमें एक मुख्य गैस क्या है, तो उसमें एक मुख्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके अलावा जो धान के खेतों से या चावल के खेतों से जो गैस अधिकांशतः निकलती थी ग्रीन हाउस गैस, वो मीथेन गैस सर्वाधिक धान के खेतों से निकलती है। अगले 54 के क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर है भारत के कुल कितने संरक्षित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारत में कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर से एक और सवाल आपके पास जानते हैं, जीरो माइल सेंटर किसे कहते हैं, तो नागपुर को ही जीरो माइल सेंटर कहते हैं। इसमें हमसे आगे 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय देश है, तो निम्न में से कौन सा देश इसमें यूरोप का देश है, तो आपको इसे पहचानना है और आपको बताना है कि कौन इसमें यूरोपीय देश है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बुल्गारिया जो है वो यूरोपीय एक कंट्री है। इसके अलावा जो सूडान, घाना, बेनिन है ये अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो 57 नंबर, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष आपको पता है राष्ट्रपति होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के साथ साथ पीईटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन आप काफ़ी पढ़ के जाइए और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। अगले हम चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो 58 नंबर में है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर है। अगला बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन है, वरुणास जिसका नवंबर माह में सफल परीक्षण किया गया वह है, यानी कि वरुणास जो सफल परीक्षण किया गया है वह क्या है, तो वरुणास एक पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर में हाल ही में संपन्न हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अभी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, और सऊदी अरब के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान के किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो अभी सुखोई विमान से भारतीय वायुसेना ने किस विमान का परीक्षण किया है, तो वो ऑप्शन हो जाता है और ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किससे किया गया है, तो सुखोई से किया गया है, सुखोई विमान से किया गया है। आगे 62 पे चलते हैं। 62 हमारा आंसर हो जाता है, क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है, सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा की देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल का अध्यक्ष कौन है, जो मातृभाषा है उसमें तकनीकी शिक्षा का जो बदलाव है करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है, तो उसका अध्यक्ष कौन है, तो उसका अध्यक्ष अमित खरे को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है, इसके संदर्भ में निम्न कथनों में जो सही है उसे आपको बताना है। तो 60 नंबर 3 में क्या है, तो पीएम वाणी का पूर्ण रूप है पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, और इसके अलावा इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा
सेंटर खोलेगी। और इसके अलावा तीसरा है, देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है, और पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेसएक्स ने एक रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेसएक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य आपको बताना है, इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 3 है, और इसमें लिखा गया है, पहला ऑप्शन है कि स्पेसएक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया है, ये सही है। इसके अलावा स्पेसएक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और इसके अलावा जो स्पेसएक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये जो आपके ऑप्शन है, ये जो स्पेसएक्स है, वो स्पेसएक्स आपके अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके चीफ हैं एलन मस्क। एलन मस्क की ये कंपनी है स्पेसएक्स। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाता है 1, 2 और 3। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 में भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी बनी है? तो सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी कौन बन गई है भारत की? तो वो हो गई है ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ONGC सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पे है? तो इनोवेशन इंडेक्स में आपके ऑप्शन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक किसने लिखा है, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है? तो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज किसने जीता है? तो उन्होंने जीता है मिहिर दलाल। मिहिर दलाल ने ये प्राइज भी जीता है, और इन्होंने बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी भी लिखी है। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर है, इसरो ने अपने PSLV C51 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? तो कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? C51 के तहत कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाता है 19। इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में फरवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी CBI के जो कार्यवाहक प्रमुख हैं, उसमें कौन बने गए हैं? तो अभी प्रवीण सिन्हा जो हैं CBI के कार्यवाहक प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? और वो मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। 21 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगले चलते हैं। आपके लिए कुछ पैराग्राफ दिए हैं, आप इसे रीड कर लेंगे, इसके आधार पे ही आप आगे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये आप बहुत ही आसानी से इसे रीड कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका देख लेते हैं। ये इसका पैराग्राफ है, ये आप इसे रीड कर लेंगे, फिर उसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन हो जाते हैं आपके, और वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 74 पे चलते हैं। तो 74 को पे चलते हैं, तो 74 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इसके अलावा हम 75 पे चलते हैं। तो 75 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक तो फिर एक पद गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ेंगे भली बातें, और इसके पढ़ने के बाद ही एक आगे ओवरव्यू लेकर और वो आगे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगी, और आप इसे कंटिन्यू देखिए। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और वो हो जाता है आंसर नंबर डी। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाता है। ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसके पढ़ लेते हैं, गद्यांश है, इसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाते हैं, यानी कि केवल एक सही है। अगला हम पढ़ते हैं, अगला हम चलते हैं। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन के आपका आंसर हो जाएंगे
ये ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है और 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाता है। और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो है, नेक्स्ट के लिए आपको एक टेबल दी गई है, टेबल को आप अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो रेशियो, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका हम आंसर बताते चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा और वो हो गया 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले हम चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे फिर आपको एक टेबल दी हुई है, इसे आप अच्छे से पढ़े रीड करेंगे, फिर उसके बाद आपके इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 88 89 क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन है हमारा। 89 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 90 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं और वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाते हैं। यहाँ आपका एक बार ग्राफ दिया गया है, इसे आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो इसके क्वेश्चन बनेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला 91 नंबर क्वेश्चन से, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाता है और वो हो जाता है 91 का क्वेश्चन आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। और 92 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 92 का भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 93 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और 94 पे चलते हैं। 94 का आंसर क्या होगा, तो 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा 95 का आंसर क्या होगा, तो 95 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 96 की बात करें तो 96 के लिए आपको जाने से पहले आपको एक फिर बार ग्राफ दिया गया है, उसे रीड करना है। रीड करने के बाद 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा और उसका आंसर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 98 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और लास्ट का 100 क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हम जो आंसर की है वो हम आपको नीचे दे दिए हैं, जो आप इसमें यहाँ से लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे आप मिला सकते हैं और अपने को देख सकते हैं कि आपने कितना आंसर अपना सही किया है। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा टेस्ट सीरीज का पहला पहला सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे एमटीएस के रिलेटेड सीरीज और जीडी के रिलेटेड सीरीज और सीएचएसएल से, और इसके अलावा जो यूपीएसएससी पीईटी के लिए है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितना भी वीडियो लेखपाल और जितने भी आपके यूपी से वैकेंसी आ रही हैं वो उसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे फुल टू कीजिए, विदाउट स्किप किए इसे आप कीजिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसे डेली कीजिए। इस वीडियो को मैं डेली आपके लिए लाऊंगा, जो आपके एग्जाम के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज फर्स्ट। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो उसे आप नोट करते चलिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पहला टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको काफ़ी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।